जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? सब ठीक हैं? ये हम अपना कैप 6 का चैप्टर 5 डिस्कस कर रहे हैं, इनकम फ्रॉम सैलरी। और आज हमारा ये हम कहते हैं, इसमें हम जो चीज़ें हमने डिस्कस करनी है वो आपकी हैं कि रिटायरमेंट बेनिफिट्स पे जो आपको पैसे मिल रहे होते हैं एम्प्लॉइज़ को, तो उसका क्या टैक्स ट्रीटमेंट करना है? मतलब अगर मुझे पेंशन मिली है इकट्ठी 50 लाख रुपए, तो क्या सारी की सारी मेरी टैक्सेबल सैलरी है? अगर मुझे ग्रेच्युटी टर्म होती है, हम ये आगे जाके देखते हैं कि ग्रेच्युटी क्या होती है। और भी कुछ टर्म्स हैं, कुछ बेनिफिट्स हैं जो डिफ़ाइन किए हैं लॉ ने, ये कंपनी खुद डिफ़ाइन कर लेती है। अब अगर सारी मुझे मिलती है लम सम अमाउंट, लेट्स सपोज़ 1 करोड़ मेरी बनती है, तो क्या सारी की सारी मैंने टैक्स करवानी है, मेरी सैलरी का पार्ट बनेगी? ये आज हमने इस वीडियो में सीखना है। आज की डिस्कशन को स्टार्ट करने से पहले हम ये थोड़ा-सा रिकॉल कर लेते हैं कि अभी तक हमने क्या-क्या चीज़ें पढ़ ली हैं। सैलरी के हमने पहले लेक्चर में डिस्कस किया था कि सैलरी का मतलब क्या होता है, उसकी डेफिनिशन में कौन-कौन सी चीज़ें इंक्लूडेड हैं। हमने पढ़ा था कि हमारी जो सैलरी होती है वो रिसीव्ड बेसिस पर टैक्स होती है, अक्रूवल बेसिस पर टैक्स नहीं होती। तो इसलिए हमें ये भी अंडरस्टैंड करना था कि कब हम ये समझेंगे कि सैलरी हमें रिसीव हो गई है। लॉ ने इस बात को क्लियर कर दिया है कि हाँ जी, अगर इनमें से कंडीशंस आपकी मीट हो जाती हैं, तो मतलब ये कि आपको सैलरी रिसीव हो गई है। और जिस साल में आपको सैलरी रिसीव हो रही होगी, उसी साल करेंगे क्या करेंगे, उस पर टैक्स पे करेंगे। फिर हमने नेक्स्ट लेक्चर में लेक्चर 2 जो आपका था, उसमें हमने डिस्कस किया था कि क्या सैलरी के अगेंस्ट हमें कोई डिडक्शन अलाउ होती है? जी, बिल्कुल अलाउ नहीं होती। फिर हमने डिस्कस किया था कि अगर एक टर्मिनेशन की बेस पे अगर एक एम्प्लॉयी को एक लम्प सम अमाउंट मिलती है, तो उसका क्या टैक्स टैक्स ट्रीटमेंट होता है, हमने डिस्कस किया था। एंड फिर हमने कन्वेंस पर क्या टैक्स होता है, हमने वो सारा कुछ इसमें डिस्कस किया था। एंड यूटिलिटी सर्विसेज जो कंपनी एम्प्लॉयी को प्रोवाइड कर रही होती है, उस पर क्या टैक्स होता है, हमने वो डिस्कस किया था। फिर हमने थर्ड वीडियो के अंदर अगर कंपनी ने एम्प्लॉयी को रहने के लिए घर दिया हुआ है, तो उस केस में क्या उसका टैक्स ट्रीटमेंट था, हमने डिस्कस किया। फिर हमने डिस्कस किया कि सेल्फ हायरिंग ऑफ प्रॉपर्टी के कॉन्सेप्ट था, हमने वो डिस्कस किया था। आप सारा कुछ दे सकते हैं। आज का जो हमारा एजेंडा है उसमें हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ग्रेच्युटी से। पहले हम ये अंडरस्टैंड करना है कि ग्रेच्युटी है क्या चीज़। आपका पाकिस्तान का ग्रेच्युटी एक्ट है, जो ये कहता है, आई थिंक 1972 एक्ट है, ग्रेच्युटी जस्ट लाइक एक उन्होंने पेंशन की तरह का एक बेनिफिट है। ये वन टाइम पेमेंट होती है। ये मंथली पेमेंट बाद में नहीं होती। पेंशन में क्या होता है, आपका आपकी फैमिली में किसी को मिल रही होगी, आपके घर में दादा-अब्बू को, नाना-अब्बू को एंड सो ऑन, कुछ कोई भी हो सकता है। पेंशन में क्या होता है कि जब आपकी जॉब खत्म होती है, जब आप रिटायर होते हो, तो आपको एक लम सम अमाउंट मिलती है एंड उसके बाद आपको मंथली भी पेमेंट्स मिलती हैं, ठीक है? लेकिन ग्रेच्युटी के केस में क्या होता है कि आपको जब जस्ट आपकी रिटायरमेंट, आपकी जो कंपनी होती है एक लम सम अमाउंट पे कर रही होती है। इसकी कैलकुलेशन का अपना एक तरीकाकार होता है जो कि हमारे सिलेबस में नहीं है, ना हमारे सीए के सिलेबस में वो चीज़ है। जस्ट हमें क्वेश्चन में अमाउंट मिल दी हुई होगी कि हाँ जी, ये ग्रेच्युटी की अमाउंट है, आप इसका टैक्स स्टेटमेंट निकालें। अब हम देखते हैं कि ग्रेच्युटी के बारे में हमारी बुक में, हमारी स्टडी टेक्स्ट में लॉ क्या कहता है। ये सबसे पहले हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं, हम डिस्कस करने जा रहे हैं हमारी ग्रेच्युटी। ग्रेच्युटी रिसीव्ड फ्रॉम अप्रूव्ड ग्रेच्युटी फंड इज़ फुल्ली एग्जेम्प्ट, ठीक है? लेकिन अगर अप्रूव्ड है तो फिर तो फुल्ली एग्जेम्प्ट है, मतलब कोई भी हमने अमाउंट टैक्सेबल इनकम का पार्ट नहीं बनानी। अगर हमें एक गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, वो रिटायर हुआ है, उसकी रिटायरमेंट के पर उसकी जॉब छोड़ने पर अगर उसको एक ग्रेच्युटी की अमाउंट मिली है, वो सारी की सारी क्या होगी? एग्जेम्प्ट होगी, ठीक है? ग्रेच्युटी फंड अप्रूव्ड बाय द कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू। ग्रेच्युटी फंड अप्रूव्ड बाय कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू। आपने अपने क्वेश्चन के अंदर अगर ग्रेच्युटी की वो टेस्टिंग कर रहा है, तो आपने उस लाइन के अंदर ये वर्ड्स आइडेंटिफाई करने की, क्या ये ग्रेच्युटी अप्रूव्ड है या अनअप्रूव्ड है? क्या ये अप्रूव्ड बाय कमिश्नर है या ग्रेच्युटी स्कीम अप्रूव्ड बाय बोर्ड है? अगर ग्रेच्युटी फंड अप्रूव्ड बाय कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू है, तो सारी की सारी जितनी आपको अमाउंट मिल रही होगी, वो क्या होगी आपकी? एग्जेम्प्ट होगी, एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स होगी। आपने अपनी सैलरी का वो पार्ट नहीं बनानी। अब यहाँ पे देखें, ग्रेच्युटी स्कीम
यहाँ पे ऊपर था ग्रेचुइटी फंड, इसलिए यहाँ पर उन्होंने कहा है ग्रेचुइटी स्कीम अप्रूव्ड बाय द बोर्ड। अगर कोई ग्रेचुइटी स्कीम है जो कि अप्रूव्ड बाय द बोर्ड है, वो होगी एग्जेम्प्ट अप टू 3 लाख रुपए। अब इसका हमने क्या ट्रीटमेंट करना है, देखते हैं क्या मतलब इसका, चलिए समझते हैं। क्यों कह रहा है कि ग्रेचुइटी स्कीम एग्जेम्प्ट अप टू 3 लाख रुपए? हम इसकी एग्जांपल बनाते हैं, उसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। मिस्टर ए है, हम देखते हैं कि उसकी ग्रेचुइटी मिली है। अब मिस्टर ए को क्या कितने पैसे मिले हैं? 4,75,000 रुपए क्या मिले हैं? एज ए ग्रेचुइटी मिले हैं। अब हमने क्या करना है, मिस्टर ए की टैक्सेबल इनकम भी कैलकुलेट करनी है एंड टोटल इनकम भी क्या करनी है, कैलकुलेट करनी है। ठीक है, हम क्या करेंगे, यहाँ पर टोटल इनकम, यहाँ पर एग्जेम्प्ट इनकम, यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, टैक्सेबल इनकम। आपको पता होगा कि हम जो टैक्स पे करते हैं वो हम पे करते हैं टैक्सेबल इनकम पे, टोटल इनकम पे हम टैक्स पे नहीं कर रहे होते। ये हमारे पास इनकम फ्रॉम सैलरी में क्या है, ग्रेचुइटी है। टोटल जो ग्रेचुइटी इनकम है जो मुझे रिसीव हुई है वो है 4,75,000 रुपए। ठीक है, लॉ कहता है कि ये क्या है, अप्रूव्ड स्कीम है, यह ग्रेचुइटी स्कीम है अप्रूव्ड बाय बोर्ड। ठीक है, तो उसके हमने क्या पढ़ा था कि एग्जाम्प्ट अप टू 3 लाख रुपीज। अब हम देखते हैं 3 लाख मेरी एग्जाम्प्ट हो गई, जो इस पर मैंने टैक्स पे करना है वो मेरी बनेगी 175,000। ठीक है, ये मेरी क्या हो गई, टैक्सेबल इनकम। अब इसी एग्जांपल को मैं कहता हूं कि जनाब रिसीव्ड अमाउंट 275,000। ठीक है, अब यहां पर आ गया 275,000, और क्योंकि ये 3 लाख तक एग्जाम्प्ट है, तो 3 लाख या उससे कम जितनी भी होगी वो सारी की सारी क्या हो जाएगी, एग्जाम्प्ट हो जाएगी। जो मैं टैक्स पे करूंगा, मेरी जो टैक्सेबल इनकम का पार्ट, कितनी अमाउंट बनेगी, 0 रुपीज। ये मेरी क्या है, एग्जाम्प्ट अप टू 3 लाख रुपीज। फिर आती है अनअप्रूव्ड ग्रेचुइटी स्कीम या फंड। ठीक है, अप्रूव्ड ग्रेचुइटी फंड है तो फुली एग्जाम्प्ट, अप्रूव्ड ग्रेचुइटी स्कीम है तो फिर 3 लाख तक एग्जाम्प्ट है। अगर अनअप्रूव्ड है, अनअप्रूव्ड ग्रेचुइटी स्कीम एंड फंड है, उस केस में वो कहते हैं एग्जाम्प्ट अप टू 75,000 और 50% ऑफ द अमाउंट रिसीवेबल विच एवर इज लोअर। अब यहाँ पर दोबारा इसको भी एग्जांपल से समझते हैं, देखते हैं कि लॉ में क्या कह रहा है यहाँ पर। ठीक है, हम अपनी ये एग्जांपल लेते हैं मिस्टर ए की। ये फॉर्मेट कॉपी कर लेते हैं। अब यहाँ पर ग्रेचुइटी कितनी मिली है मुझे, 275,000 मिली है। अब मेरी एग्जाम्प्ट कितनी होगी, उसने क्या है कि जितनी मुझे रिसीव होनी है या रिसीव हो गई है उसका 50% या 70,000, 75,000। अब जिनमें से जो लोअर अमाउंट होगी वो क्या होगी, एग्जाम्प्ट होगी। अब मैंने क्या करनी है, एग्जाम्प्ट इनकम कैलकुलेट करनी है। अब मुझे जो रिसीव हुई है वो ये 275,000 का 50% मल्टीप्लाई बाय 50%।
ठीक है, और जो एक्चुअल है, जो मतलब जो मुझे अलाउ है, वो है 75,000। इनमें से जो लोअर होगी वो क्या होगी, मेरी इनकम एग्जेम्प्ट होगी। जी, 1,86,500 और 75 में से लोअर कौन सी अमाउंट है? जो लोअर जो अमाउंट यहाँ पर है वो है 75,000। जो मेरी एग्जेम्प्ट अमाउंट होगी वो होगी 75,000। अब मैं क्या करूंगा, तो यहाँ पर लिख देता हूँ, ये 75,000 मेरी क्या होगी, एग्जेम्प्ट हो गई। इस केस में जो रिमेनिंग अमाउंट है 2 लाख रुपए की, वो मेरी टैक्सेबल इनकम का पार्ट बन। ठीक है, ये बात समझ आ गई। अगर यहाँ पे मैं कहता हूँ कि जो अमाउंट सॉरी रिसीव हुई है ये वाली, वो है 1,40,000 रुपए। ठीक है, अब यहाँ पर क्योंकि जो टोटल अमाउंट टोटल जो इनकम मेरी है वो 1,40,000 रुपए है। ठीक है, अब यहाँ पर मैं अपना फॉर्मूला क्या करता हूँ, रिवाइज करता हूँ। जो एक्चुअल अमाउंट रिसीव हुई उसका 50%, कितनी अमाउंट है, 140,000। जी, अब बन गई 70,000 रुपए और 75,000 रुपए। लॉ कहता है कि आपको जो 50% ऑफ अमाउंट रिसीव्ड या 75,000, यहाँ पर इस केस के अंदर जो एग्जाम्प्ट मेरी इनकम होगी वो 70,000 होगी। टैक्सेबल इनकम बन जाएगी। 17,000 एग्जाम्प्ट हो गया, 17,000 क्या हो गया, मेरा टैक्सेबल इनकम बन गया। ये थी मेरी कैलकुलेशन जो भी हमने डिस्कस की है। अब ये अनअप्रूव्ड ग्रेच्युटी के बारे में कुछ फर्दर भी रूल बताता है कि इन केसेस के अंदर अनअप्रूव्ड ग्रेच्युटी की एग्जाम्पशन अप्लाई नहीं होगी। ठीक है, मतलब ये हुआ कि इन केसेस के अंदर अनअप्रूव्ड ग्रेच्युटी जितनी रिसीव हुई है सारी की सारी आपकी सैलरी का टैक्सेबल इनकम का पार्ट बनेगी। कौन कौन से एक्सेप्शन हैं? एनी पेमेंट रिसीव्ड आउटसाइड पाकिस्तान, एनी पेमेंट नॉट रिसीव्ड इन पाकिस्तान, मतलब बेशक ये पेमेंट रेजिडेंट इंडिविजुअल को ही क्यों नहीं हो रही, लेकिन अगर वो बंदा आउटसाइड पाकिस्तान चला गया, आप उसको फॉरेन प्रेस पेमेंट उसको भेज रहे हो, तो उसके ऊपर अगर ये अनअप्रूव्ड ग्रेच्युटी फंड है फिर ये टैक्सेबल होगा सारे का सारा। अगर आप आउटसाइड पाकिस्तान भेज रहे हो गवर्नमेंट एम्प्लॉय की ग्रेच्युटी, वो फिर भी एग्जाम्प्ट रहेगी। ये जो रूल है जस्ट अनअप्रूव्ड ग्रेच्युटी फंड की एक्सेप्शन है। ठीक है, फिर कहते हैं कि अगर आपने किसी डायरेक्टर को क्या दी है, अनअप्रूव्ड ग्रेच्युटी दी है, जो कि रेगुलर एम्प्लॉय नहीं है। आपने कंपनी लॉ में पढ़ा होगा, कुछ होते हैं एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स, जो होते हैं नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। जो होते हैं एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स वो होते हैं आपके परमानेंट एम्प्लॉय करते हैं कंपनी के। जो होते हैं नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स वो एम्प्लॉय नहीं होते। ठीक है, मतलब अगर आप कोई अनअप्रूव्ड ग्रेच्युटी फंड या स्कीम कंपनी के नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को दे रहे हैं, वो उसके ऊपर एग्जाम्पशन नहीं होगी, सारी की सारी क्या होगी, टैक्सेबल इनकम का पार्ट बने। एनी पेमेंट रिसीव्ड बाय ए नॉन रेजिडेंट पर्सन, अब यहां पर बेशक नॉन रेजिडेंट पर्सन पेमेंट पाकिस्तान में रिसीव कर रहा है या पाकिस्तान से बाहर रिसीव कर रहा है, दोनों केसेस में अनअप्रूव्ड ग्रेच्युटी फंड की एग्जाम्पशन उसको नहीं मिलेगी। ठीक है, फिर दूसरी बात आती है कि एनी ग्रेच्युटी रिसीव्ड बाय एन एम्प्लॉय who has already received any gratuity from the same or other employer, मतलब ये हुआ कि अगर आप ऑलरेडी एक जगह से आपने एम्प्लॉयमेंट जॉब छोड़ी है, आप रिटायर हो गए हैं, आपको पहले ग्रेच्युटी मिल चुकी है, अब आप दूसरी जॉब भी छोड़ रहे हैं और आपको दोबारा आपको वहां से क्या मिल रही है, ग्रेच्युटी मिल रही है। जो दूसरी आपको ग्रेच्युटी अगर आपकी अनअप्रूव्ड ग्रेच्युटी फंड या स्कीम है, तो आपकी सारी की सारी क्या होगी, टैक्सेबल होगी। ये था हमारा पहला कॉन्सेप्ट आज का, ग्रेच्युटी का। आ गया होगा, इससे आसान मैं इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकता। अब हम जाते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ, पेंशन। पेंशन क्या होती है आपको पता ही है, ये भी आपका पोस्ट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट है, जो आप कंपनी क्या देती है या गवर्नमेंट क्या देती है अपने एम्प्लॉयज को देती है कि ताकि वो बुजुर्ग हो जाएं, अपन और अपनी वोटी का, अपनी मतलब वाइफ का खर्चा उठा सके। अब पेंशन के बारे में लॉ क्या कहता है, कह रहा है पेंशन रिसीव्ड बाय द सिटीजन ऑफ पाकिस्तान। अब यहां पर रेजिडेंट इंडिविजुअल की बात नहीं कर रहे,
अगर एक फॉरेन पर्सन है, मतलब एक फॉरेन इंडिविजुअल है, वो है तो रेजिडेंट इंडिविजुअल, लेकिन क्योंकि वो सिटीजन ऑफ पाकिस्तान नहीं है, तो उसको जो भी पेंशन रिसीव होगी सारी की सारी क्या होगी, टैक्सेबल होगी। ठीक है। पेंशन रिसीव्ड बाय द सिटीजन ऑफ पाकिस्तान फ्रॉम द फॉर्मर एम्प्लॉयर, मतलब जिससे वो जॉब छोड़ रहा है, जिससे रिटायर हो रहा है, shall be exempt from tax except where the person continues to work for the same employer or an associate of the employer। जी इसका क्या है? पहले उसने जो बात की है, उसने कहा है कि पाकिस्तान का सिटीजन, शहरी, चाहे वो प्राइवेट कंपनी से रिटायर होकर पेंशन ले रहा है, चाहे वो किसी गवर्नमेंट जॉब से रिटायर होकर पेंशन ले रहा है, जैसे ही वो पेंशन लेगा उसको जो पेंशन रिसीव होगी सारी की सारी एग्जेम्प्ट होगी, उस इनकम का सेल्फ टैक्सेबल इनकम का पार्ट नहीं बने। लेकिन साथ में वो एक्सेप्शन भी बता रहा है, अगर रिटायर होने के बाद वो दोबारा उसी कंपनी या उसकी किसी एसोसिएटेड कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट पर जॉब दोबारा स्टार्ट कर देता है, तो फिर उसकी जो पेंशन होगी सारी की सारी क्या हो जाएगी, टैक्सेबल हो जाएगी। पॉइंट क्लियर हुआ? लेट सपोज कंपनी ए है, कंपनी ए से मिस्टर ए क्या होता है, रिजाइन करता है या रिटायर होता है, कंपनी ए मिस्टर ए को ऑफर करती है, जनाब हम आपको कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर दोबारा हायर करना चाहते हैं, आपके पास एक्सपीरियंस ज्यादा है, हम आपकी एक्सपर्टीज को यूज करना चाहते हैं। अगर मिस्टर ए दोबारा मान जाता है कि हाँ मैं आपके साथ जॉब करता हूँ कॉन्ट्रैक्ट पे 2 साल के लिए, जो कंपनी मिस्टर ए को उस केस में पेंशन देगी वो एग्जेम्प्ट नहीं होगी, सारी की सारी टैक्सेबल होगी। ठीक है, जहां तक बात क्लियर। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं, वेयर ए पर्सन रिसीव्स मोर देन वन पेंशन। हो सकता है कि मैंने क्या किया, पहले एक जॉब की, वहां से मैं रिटायर हुआ, जॉब की जो थी टर्म्स थी, जो रिलैक्सेशन थी वो कम, जैसे आर्मी में होता है कि आर्मी में जो सोल्जर होता है उसकी जो मैक्सिमम जो सर्विस दे सकता है, आई थिंक 15 ईयर है, 18 ईयर है। अगर एक इंडिविजुअल, एक पर्सन 15 साल की है, सॉरी 15 साल नहीं, 16 साल की एज में अगर वो एज ए सिपाही फौज में जाता है, तो 32-33 की एज में वो रिटायर हो जाएगा, उसको प्रॉपरली पेंशन मिलती रहेगी। रिटायर होने के बाद किसी और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में अगर सिक्योरिटी गार्ड की जॉब आती है, वहां पर वो दोबारा हायर हो जाता है, जब वो वहां से जॉब है तो दोबारा पेंशन मिलेगी। अब इस केस में उस पर्सन को 2 पेंशन मिल रही हैं, तो लॉ कहता है कि अगर एक पर्सन को मंथली 2 पेंशन मिल रही हैं, इसमें जो उसको हायर अमाउंट वाली पेंशन है वो क्या होगी, एग्जेम्प्ट होगी। ठीक है, ये आसान बात थी। अगर एक पर्सन को 2 मिल रही है, लेट्स सपोज एक पेंशन है 30,000 रुपए पर मंथ, दूसरी है 25,000 रुपए पर मंथ, जो 30,000 रुपए मल्टीप्लाई बाय 12 जो 3,60,000 बनेंगे पूरे साल की अमाउंट, वो एग्जेम्प्ट होगी। जो 25,000 वाली है वो जो पूरे साल की कितनी बनती है मल्टीप्लाई बाय 12 करेंगे, वो आपकी क्या होगी, टैक्सेबल सैलरी का पार्ट बनेगी। पहला पैराग्राफ क्लियर? कोई कंफ्यूजन, कोई क्वेश्चन है तो बगैर किसी खौफ खतरे के आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, नंबर मेरा आपको यहाँ पर गिवन है, आप कमेंट्स में भी पूछ सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, फॉर ए पर्सन मोर देन 60 ईयर्स ऑफ एज। यहाँ पर वो कह रहा है कि अगर कोई ऐसा सिटीजन ऑफ पाकिस्तान है जिसकी एज 60 साल ईयर से ज्यादा है, हो गई है, तो वो बेशक 2 पेंशन ले रहा है, 3 पेंशन ले रहा है, 4 पेंशन ले रहा है, जितनी भी पेंशन ले रहा है वो की सारी एग्जाम्प्ट हो जाएंगी। यहाँ पर वो कह रहा है कि अबव कंडीशन यहाँ पर अप्लाई नहीं होती अगर उसकी एज 60 ईयर से ज्यादा हो जाती है। ठीक है, ये बात भी क्लियर, आसान बात थी। फिर कह रहा है कि पेंशन रिसीव्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ सर्विसेज रेंडर्ड बाय ए मेंबर ऑफ आर्म्ड फोर्सेस ऑफ पाकिस्तान। मतलब अगर एक एम्प्लॉय है गवर्नमेंट का या आर्मी का या प्रोविंशियल गवर्नमेंट का, फेडरल गवर्नमेंट का, उसकी रिटायरमेंट पे जो उसे पेंशन मिलनी है वो सारी की सारी क्या है, एग्जाम्प्ट फ्रॉम टैक्स है। बात क्लियर? कोई मसला मसाइल? जी हमने अपना आज का दूसरा टॉपिक भी क्या कर लिया, अभी यहाँ पर कवर कर लिया है। नेक्स्ट पे जाते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक कौन सा है, एन्युटी। ये भी आपका क्या है, एक पोस्ट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट है। ये कंपनी के आपस में एग्रीमेंट होते हैं, उन्होंने नाम दिए हमें। अब कंपनी कहती है जनाब कि मैं आप हर मंथ 3% जो आपकी सैलरी होगी ना,
उसका 3% क्या करूँगा, आपको एज़ एन एन्युटी इकट्ठा करता रहूँगा। जब आप रिटायर होगे, टोटल जो अमाउंट बनती होगी, उसको मैं एक मल्टीपल ईयर्स पे डिवाइड करके आपको मंथली पे करता रहूँ। ठीक हो गया? अब एन्युटी की टैक्सेशन क्या है वो डिस्कस करते हैं। प्रोविडेंट फंड सेपरेट वीडियो बनाएँगे, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और डिटेल है। जी, वो कह रहा है कि एन्युटी और एनी सप्लीमेंट टू एन्युटी आर टैक्सेबल एज़ सैलरी व्हेन इट इज़ पेड वॉलंटरीली विदाउट एनी कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन ऑफ द पर्सन और एक्स एम्प्लॉयर। ठीक है? अगर आपको एन्युटी मिल रही है, जितनी भी एन्युटीज़ हैं, वो सारी की सारी आपकी क्या हैं? टैक्सेबल हैं इन द नॉर्मल मैनर। जहाँ पर एन्युटी लिखा होगा, एन्युटी क्या होगा आपका? टैक्सेबल होगा। हाँ, इसकी एक कॉन्सेप्ट एन्युटी का हम चैप्टर 11 में पढ़ेंगे एक टैक्स क्रेडिट के अंदर। अभी हम ये पैरा यहाँ पर डिस्कस नहीं कर रहे। फिर आपका नेक्स्ट जो पॉइंट है वो आपका सुपर एनुएशन फंड। ये भी जस्ट लाइक आपका पोस्ट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट। जब आप रिटायर होंगे या जब आपकी डेथ होगी, जो भी सीन होगा, उस केस में क्या होगा, उसके फैमिली वालों को या उस बंदे को, या बंदा खुद अगर जिंदा है, उसको पैसे लमसम अमाउंट मिल जाएगी। लॉ कहता है द टैक्स ट्रीटमेंट ऑफ एनी कंट्रीब्यूशन टू एंड फ्रॉम द अप्रूव्ड सब्सटेंशियल फंड इज एज अंडर। अब यहाँ पर क्या होता है, नॉर्मली क्या टर्म्स एग्री होती हैं कि एम्प्लॉयर कहता है कि जो एम्प्लॉई है, लेट्स सपोज मिस्टर तैफूर है, उसकी सैलरी का 2% जो है हर मंथ में सुपर एनुएशन फंड में क्या करता रहूंगा, ऐड करता रहूंगा। अब जाहिर सी बात है, मेरे पैसे कंपनी के पास पड़े हुए हैं, कंपनी रिसोर्स यूज करेगी, फाइनेंस को यूज करेगी। कंपनी क्या करेगी, उस पैसों को भी मार्केट में इन्वेस्ट कर देगी। अब उस मार्केट में इन्वेस्टमेंट पे उसको क्या मिल रहा होगा, रिटर्न मिल रहा होगा। अगर वो बैंक में डिपॉजिट करवाती है, उस पर उसको क्या मिलेगा, रिटर्न मिलेगा। वो रिटर्न भी किसका होगा, किसका होगा, मेरा होगा, क्योंकि उसने मेरे पैसे पे क्या किया, इन्वेस्टमेंट। इसलिए कह रहा है एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू सुपर एनुएशन फंड इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। हालांकि वो एक तरह का बेनिफिट है, लेकिन जब मुझे बाद में पैसे मिलेंगे ना, तब उसको देखेंगे। मंथली जो कंट्रीब्यूशन वो कर रहा होगा एम्प्लॉयर अपनी तरफ से, वो एग्जेम्प्ट है, वो मैंने अपनी इनकम को पार्ट नहीं बनाना। इंटरेस्ट ऑन एक्यूमुलेटेड बैलेंस इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। वो ये इंटरेस्ट, मतलब जो पैसे मेरे मंथली काट के मेरे अकाउंट में जमा कर रहा है अपने पास, अगर वो किसी बैंक में डिपॉजिट करवा देता है, उस पर जो इंटरेस्ट मिलेगा, अभी मुझे रिसीव नहीं हुआ, अभी वो वहां पर जस्ट इंटरेस्ट क्रेडिट हो रहा है, वो इंटरेस्ट भी जो है वो क्या है, एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। अब बात हो रही है कि अगर मुझे पैसे जब मिलेंगे रिटायरमेंट पे या मेरी डेथ पे, उनका क्या ट्रीटमेंट होना है। पहले वो बता रहा है कि अगर मेरी डेथ हो जाती है, उस केस में अगर कंपनी पेमेंट करती है, गवर्नमेंट पेमेंट करती है इस फंड की, तो हम क्या करेंगे, उसके सारी की सारी क्या होगी, एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स होगी। ठीक है ना? पेमेंट फ्रॉम एन अप्रूव्ड सुपरएनुएशन फंड ऑन डेथ ऑफ ए बेनिफिशियरी। ठीक हो गया? तो उस केस में जो फंड होगा, कंट्रीब्यूशन ऑन द डेथ ऑफ ए बेनिफिशियरी इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। जो मेरी डेथ के बाद जो फंड का जो रिफंड है, जो मेरी फैमिली को मिलेगा, वो मेरी टैक्सेबल सैलरी का पार्ट नहीं बनेगा। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आना चाहिए कि जनाब अगर मेरी डेथ हो गई है तो फिर मेरी सैलरी कहाँ से टैक्सेबल बन गई। तो जी हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 14 के अंदर। हमारा टैक्स लॉ कहता है कि अगर एक पर्सन एक साल में मर जाता है, तो जो उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव होंगे, उस पर्सन की रिटर्न फाइल करेंगे और बताएंगे कि हाँ जी, इस बंदे ने इस साल के अंदर इतनी इनकम अर्न की। समझिए आप किस बात की। अब हम नेक्स्ट पैरा की तरफ जाते हैं। वेयर एनी कंट्रीब्यूशन मेड बाय एन एम्प्लॉयर इंक्लूडिंग इंटरेस्ट इज रीपेड टू एन एम्प्लॉय ड्यूरिंग हिज लाइफ। मतलब ये हुआ कि अगर ड्यूरिंग मेरी जिंदगी मेरे जीते जी कंपनी से मुझे सुपरएनुएशन फंड मिल जाता है, तो लॉ कह रहा है कि वो सारे का सारा आपका टैक्सेबल होगा। ठीक हो ना? तो उस केस में क्या होना है, आपने टैक्स पे करना है। फिर आपका क्या है, नेक्स्ट आपका जो टॉपिक है उसका, वो है बेनेवोलेंट फंड। ये भी आपके पोस्ट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट है, जिसमें जो भी पेमेंट होगी, अगर वो इस एक्ट के अकॉर्डिंग हो रही है, बुक के अंदर लिखा होगा कि ये एक्ट के अकॉर्डिंग हो रही है कि नहीं हो रही। अगर अकॉर्डिंग हो रही है तो सारी की सारी क्या होगी, एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स होगी। काफी आसान टॉपिक थे जो हमने आज डिस्कस किए हैं। आई होप आपको समझ भी आ गए होंगे। अपना फीडबैक